नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के नए संगठनात्मक जिलों और उनके जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संगठनात्मक आधार पर गठित 19 जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। महेंद्र भट्ट ने इसका बड़ा ऐलान कर दिया है। नए संगठनिक जिलाध्यक्षों का ऐलान हो गया है। 19 जिलों के लिए अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। उत्तरकाशी से सत्येंद्र राणा, टिहरी से राजेश नौटियाल, चमोली से रमेश मैखुरी, रुद्रप्रयाग से महावीर पवार और देहरादून से ग्रामीण मिता सिंह, देहरादून से महानगर सिद्धार्थ, ऋषिकेश से रविंद्र राणा, हरिद्वार से संदीप गोयल। ये हम नई टीम के नामों का पूरी सूची आपको दिखा रहे। रुड़की से शोभा राम प्रजापति, पौड़ी से कोटद्वार से वीरेंद्र सिंह रावत, पिथौरागढ़ से गिरीश जोशी, बागेश्वर से इंद्र सिंह फर्शवान, रानीखेत से लीला बिष्ट, अल्मोड़ा से रमेश बहुगुड़ा, चंपावत से निर्मल मेहरा। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नैनीताल से प्रताप बिष्ट और काशीपुर से गुंजन सुखीजा, उधम सिंह नगर से कमल जिंदाल। ये 19 जिले हैं संगठन के जिसमें ऐलान कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी से सत्येंद्र राणा को जिम्मेदारी मिली है, टिहरी से राजेश को मिली है, चमोली से रमेश मैखुरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, देहरादून ग्रामीण से मीता सिंह, देहरादून महानगर से सिद्धार्थ अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऋषिकेश से रविंद्र राणा, हरिद्वार में संदीप। आपको बता दें कि रुड़की से शोभाराम प्रजापति और पौड़ी से सुषमा रावत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गया। अभय, जिस तरह से अब महेंद्र की नई टीम का ऐलान हो गया है, क्या कुछ जानकारी जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड बीजेपी ने अपने जो नए संगठनात्मक जो जिले बनाए थे उन सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा यहाँ पर कर दी है। ये कहा जा सकता है कि 19 के 19 जिलों की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है, जिसमें इस बार नया चीज जो देखने को मिली है वो यही है कि पार्टी ने ज्यादातर जिलाध्यक्षों के रूप में युवाओं को यहाँ पर मौका दिया है। उन युवाओं को मौका दिया है जो धरातल पर काम कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में काम कर रहे थे, पार्टी की रीति नीति कैसे मजबूत हो उन सब चीजों को लेकर बूथों पर लगातार अपना यहाँ पर संपर्क बनाए हुए थे। बूथों को मजबूत कैसे किया जा सकता है उन सब चीजों पर काम यहां पर कर रहे थे। इसके अलावा दो बड़े परिवर्तन और देखने को मिले हैं। आपका पौड़ी जनपद का जो जिला है उस जिले में महिला को कमान यहां पर सौंपी गई है। महिला को पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। रानीखेत जैसे महत्वपूर्ण जिले की कमान भी एक महिला को यहां पर सौंपी गई है और ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी इस समय उन सभी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती हुई नजर आ रही है जो कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी अमिट पहचान रखते हैं, जमीन धरातल पर काम करते हैं, पार्टी संगठन कैसा मजबूत होना चाहिए इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हुए नजर आते हैं। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज पार्टी ने उन्हें यहाँ पर बड़े जिलाध्यक्षों के रूप में उन्हें नई जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी है। पार्टी चाहती है कि 2024 का जो लक्ष्य पार्टी संगठन ने चुना है उस लक्ष्य को पाने के लिए अभी से ही युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वो समय रहते हुए अपनी योजनाओं और अपनी ये कह सकते हैं कि क्रियाशीलता के चलते अपनी जो पार्टी संगठन को और मजबूत यहाँ पर बना सके। क्योंकि अगर युवाओं को मौका मिलता तो फिर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी ये कहती हुई नजर आ जाएगी कि अगर युवा मुख्यमंत्री सरकार चला सकते हैं, युवा नेतृत्व के सहारे उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो क्यों नहीं युवाओं की नई टीम के सहारे 2024 का जो मिशन है उस मिशन को फतेह यहाँ पर किया जाए। तो बीजेपी अपने कह सकते हैं कि अपना इन सभी जो क्रियात्मक जो बदलाव करना चाहती है संगठन में वो सभी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। युवाओं को मौका दे दिया, पूरी तरीके से युवाओं के सहारे इस समय बीजेपी अपने आप को
आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि जिन युवाओं को कमान यहाँ पर सौंपी गई है, उन युवाओं में किस प्रकार से आगे बढ़ने का काम किया जाता है, वो कौन से ऐसे नए कार्यक्रम यहाँ पर संचालित करते हैं ताकि पार्टी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुटता के साथ यहाँ पर काम कर सके। क्योंकि कई पार्टी में अब भी कई ऐसे बुजुर्ग नेता हैं, कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें कमान मिलने की उम्मीद थी, जिन्हें नई जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो इस समय वंचित यहाँ पर रखे गए। तो ऐसे में उनकी नाराजगियां कैसे दूर की जा सकती है, यानी अनुभव और युवा दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिठाया जा सकता है, ये इन जो नए युवा जिलाध्यक्ष हैं इनके कंधों पर सामने इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और बीजेपी इन्हीं सब जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने का 2024 का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा पार्टी के सामने सबसे बड़ा जो लक्ष्य अभी है वो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का लक्ष्य भी होगा, क्योंकि निकाय चुनाव के बाद तुरंत लोकसभा का चुनाव यहां पर होगा और फिर उसके बाद पंचायत चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर होगी। तो ऐसे में पार्टी हर वो कदम यहां पर उठा रही है जिससे पार्टी का संगठन मजबूत हो सके, युवाओं का भरोसा ज्यादा से ज्यादा पार्टी के प्रति यहाँ पर लामबंद हो सके, युवा पार्टी से जुड़ सके और इस पार्टी को आगे बढ़ाने में युवा अपनी जो कर्मठशीलता है, ये कह सकते हैं जो उनका योगदान है, उस योगदान को बढ़ाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल अभय, जिस तरह से आपने बताया कि संगठन के हर एक जो जिले हैं उसमें बदलाव किए गए और ये भी खबर है कि अभय जो भी नाम आए हैं सामने, जिनका भी चयन किया गया है, वो सभी नाम डिफरेंट है। पहले से जो पहले जो नाम थे वो रिपीट नहीं किए गए हैं। बिल्कुल, ये इस बार ये कह सकते हैं कि बीजेपी हमेशा अपने बदलाव के लिए जानी जाती है। बीजेपी का संगठन उन सभी बदलावों से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। पूर्व में भी जो घोषणाएं यहाँ पर की गई थी उस पर कई चौंकाने वाले निर्णय यहाँ पर लिए गए थे। अब ये कह सकते हैं कि जो नए जिलाध्यक्षों की घोषणा यहाँ पर हुई है वो पूरी तरीके से बीजेपी के चौंकाने वाले निर्णय यहाँ पर लिए। ज्यादातर युवाओं को मौका मिला और वो युवा ये कह सकते हैं कि 40 से 45 साल के बीच के युवा हैं या 50 के करीब उन युवाओं को समझा जा सकता है। यानी जिस उम्र के मुख्यमंत्री हैं उसी उम्र के ये युवा भी हैं और इन्हीं युवाओं को भी जिलाध्यक्ष बनने का मौका यहाँ पर दिया गया ताकि वो इस पूरी कमान को यहाँ पर संभाल सके, पूरे जिले को आगे बढ़ाने का काम करे। बीजेपी के ये कह सकते हैं कि जो 19 संगठनात्मक जिले हैं उसमें आपका देहरादून, आपका हरिद्वार, आपका उधम सिंह नगर और पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, 4 ऐसे जिले हैं जहां पर संगठनात्मक रूप से 2 से 3 नए जिले बनाए गए। लेकिन इसके अलावा जो पूरे जिले हैं, चाहे आपका उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, आपका बागेश्वर हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, ये वो बड़े जिले हैं जो भौगोलिक दृष्टि से बड़े जिले यहाँ पर कहे जा सकते हैं। वहाँ पर भी जो संगठनात्मक जिलों की जो कमान यहाँ पर सौंपी गई है वो युवाओं के हाथ में दी गई है। ये युवा हैं जो लगातार पार्टी का झंडा उठाने का काम यहाँ पर कर रहे थे। बूथों पर किस प्रकार से पार्टी संगठन मजबूत हो सकता है उसको लेकर काम कर रहे थे और उसका परिणाम यह था कि 2022 में जब विधानसभा का इलेक्शन यहाँ पर हुआ था तो इन्हीं युवाओं ने, जिन्होंने बड़े जिम्मेदारी यहाँ पर संभाली थी, यानी हर मतदाता को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई थी, उनको आज ये कह सकते हैं कि उनके परिश्रमों का परिणाम उन्हें मिला है। इनाम स्वरूप उन्हें नए जिलाध्यक्षों के रूप में यहाँ पर चुना गया है और अब बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ऐसे में जब हमने स्वयं पार्टी के नए जिलाध्यक्षों से बातचीत यहाँ पर की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने जो अभी कार्यक्रम तय कर रहे हैं उन कार्यक्रमों को पहले सफल बनाने की जिम्मेदारी उनके पास है। उसके लिए वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और उसके बाद ही वो अपने जिलों में जो जिलाध्यक्ष का जो कार्यभार होगा उसको ग्रहण करने का काम करेंगे। लेकिन पार्टी का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि पार्टी ने उन्हें समय रहते बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर दी है। यानी अभी ये कह सकते हैं कि पार्टी में पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पहले सिपाही के रूप में यहाँ पर काम करता है। ऐसे में उन्हें जो नई जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है उस जिलाध्यक्ष को निभाने की जो जिम्मेदारी है उसको करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, और ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से सभी जो 19 जिले हैं संगठन के उस पर बदलाव किए गए और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि अभय जो ये बदलाव किए गए हैं निकाय चुनाव के मद्देनजर हम अगर देखें तो बीजेपी को और संगठन को कितना फायदा होगा इससे? बीजेपी को बड़ा फायदा यहाँ पर इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी संगठनात्मक दृष्टि से युवाओं को मौका देने का काम यहाँ पर कर रही है और उत्तराखंड में तो कह सकते हैं कि बीजेपी पूरे ही संगठन में इस समय युवाओं का दबदबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राज्य में युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करिश्मा पहले ही यहाँ पर दिख चुका है जब उन्होंने उनके नेतृत्व में पार्टी ने सभी चुनावी मिथक तोड़ने का काम यहाँ पर किया था। प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता में आए थे। उसके बाद चंपावत के उपचुनाव में रिकॉर्ड प्रचंड बहुमतों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीतने का काम उन्होंने किया था। उसके बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड हिमाचल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही थी, यहाँ से जिन नेताओं की जिम्मेदारी हिमाचल के लिए लगाई गई है पार्टी की तरफ से संगठन की दृष्टि से, उनमें भी ज्यादातर युवा नेता
नेता हैं जो वहाँ के रीति नीति को समझते हैं, वहाँ के भाषा और कल्चर को जानते हैं और वहाँ किस प्रकार से माहौल पार्टी के पक्ष में किया जा सकता है उसको लेकर वो काम करते रहते हैं। उनमें भी ज्यादातर युवा हैं। अब ये कह सकते हैं कि अभी जो जिलाध्यक्षों की घोषणा यहाँ पर हुई है उनमें भी ज्यादातर सारे युवा यहाँ पर नेता हैं और उसमें चाहे आपके टिहरी के राजेश नौटियाल हो, देहरादून के सिद्धार्थ अग्रवाल हो या फिर उत्तरकाशी के हो या पौड़ी या रानीखेत अल्मोड़ा या बागेश्वर के हो, ये वो युवा हैं जो लगातार पार्टी के झंडे डंडे के सहारे पार्टी के संगठन को मजबूत काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे थे और आज उन्हीं का परिणाम है कि बीजेपी का जो संगठन है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी अपनी नई ऊंचाइयों को छूती हुई नजर आ रही है और जब इन युवाओं को नई जिम्मेदारी यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में मिली है तो ऐसे में समझा जा सकता है। बिल्कुल अभय, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अभय। वहीं देहरादून में उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव कराए जाने का मुद्दा गर्माता ही चला जा रहा है। मामले को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने देर रात देहरादून के DAV PG कॉलेज पहुंचकर वहां पर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। NSUI के छात्र नेताओं को अपना समर्थन दिया और प्रदेश सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग भी की। इस दौरान मौके पर युवा कांग्रेस तमाम छात्र नेता मौजूद रहे। छात्र संघ चुनाव को लेकर जिस तरह से छात्र NSUI के छात्र जिस तरह से चुनाव को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब राजीव महर्षि ने भी अपना समर्थन दे दिया है। छात्र संघ चुनाव का मुद्दा अब गर्मा चुका है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में कांग्रेस पार्टी राज्यव्यापी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ आज कर रही है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन उपरांत चमोली के सीमांत गांव माणा से शुरू किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक राजेंद्र भंडारी सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। चमोली से इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा वहां पर भी शुरू हुई है। चमोली में इसका शुभारंभ किया गया है। कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए, जिसमें हमने तमाम वो नाम आपको गिनवाए। चमोली में भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ चमोली में भी किया गया। जय हो। वे उत्तराखंड में 22,000 उपनल कर्मचारी इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार के फैसले से हैरान हैं, जो उनके हितों को चुनौती दे रहे हैं। मामला उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और सम्मान काम के समान वेतन से जुड़ा है, जिसके खिलाफ धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लाखों खर्च कर देश के नामी वकीलों की फौज को खड़ा कर चुकी है। RTI से मिली जानकारी के अनुसार सरकार मुकुल रोहतगी को 20 लाख रुपए प्रति सुनवाई पर अदा कर रही है। अक्टूबर महीने तक मुकुल रोहतगी को 2 सुनवाई के 40 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। समय पे हमारे संघ के माध्यम से कई बार सरकार को बताया भी गया है, चेताया भी गया है कि हमारे कर्मचारियों के लिए क्या जो उनके प्रति जो दुष्परिणाम उनको देखना पड़ रहा है और जो आए दिन उनको मुसीबतों का दौर झेलना पड़ रहा है, वो सिर्फ वही कर्मचारी जान सकता है जो उसको कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट से जो हमें निर्णय हमें मिला था कि उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, समान पर समान का वेतन दिया जाए, GST ना लगाया जाए, है ना, लेकिन इसको छोड़ के सरकार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। निर्णय पक्ष में आता है कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, उनको समान वेतन दिया जाए, समान काम का, लेकिन इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और एक एक सुनवाई के 20-20 लाख रुपया तक खर्च करने को तैयार है, लेकिन अपने कर्मचारियों का हित
साधने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया है। जब आप नकल विरोधी कानून में राजस्थान सरकार की नकल कर सकते हैं तो फिर संविदा कर्मियों की नियुक्ति और उनके नियमितीकरण में या समान वेतन देने में आप अशोक गहलोत सरकार से पीछे क्यों रहना चाहते हैं? देखिए, सरकार नहीं भाग गई थी। अगर आप उनके वो देखें, करीब इन्होंने अलग अलग कई नामों से SLP डालकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जैसे कोर्ट का फैसला आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उस पर अमल किया जाएगा। मुकुल रोहतगी जैसे वकीलों को भी खड़ा किया सरकार ने फैसले के खिलाफ। नहीं, देखिए, जब एक पक्ष गया है तो सरकार ने भी अपना पक्ष वहां पर रखा है और जो भी फैसला होगा उसको जो है उस फैसले के अनुसार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़ गए। सौरभ, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, 22,000 उपनल कर्मचारी हैरान है इस वक्त सरकार के फैसले से, क्या कुछ ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए 2017 की ये बात थी जब जो है तमाम कर्मचारियों के द्वारा समान काम का समान वेतन मांगने को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखा गया था। उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक विधायक के रूप में जो काम कर रहे थे, बकायदा जो उन्होंने भी इन कर्मचारियों के पक्ष में पत्र लिखा था कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री के द्वारा विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई हो रही है उसको जो है देखते हुए आदेश भी जारी किए हैं कि जो पहले परीक्षण किया जाए, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाए। तमाम जो है कर्मचारियों को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली थी, जिसमें जो है कर्मचारियों के द्वारा ये मान लिया गया था कि उनको समान काम का समान वेतन यानी कि नियमितीकरण कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा था। जबकि सरकार ने जो है लाखों रुपए खर्च करके अब जो है सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है, जिसकी 2 सुनवाई अब तक हो चुकी है, जिसमें सरकार के 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं। लिहाजा जो कर्मचारियों के द्वारा अब ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जहां भाजपा सरकार चुनाव के दौरान बड़े दावे कर रही थी, तमाम कर्मचारियों को समान वेतन की जो है बात कही जा रही थी, लेकिन वो तमाम चीजें अब देखने को नहीं मिल रही है। बाकायदा उनके खिलाफ जो है अब पूरा मामला जो है एक SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिससे कहीं ना कहीं कर्मचारी आहत है। 22,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो उपनल कर्मी हैं, जो लगातार दूसरे विभागों में यानी कि तमाम विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जो समान काम हो रहा है उसका समान वेतन मिलना चाहिए। कर्मचारियों ने राजस्थान का जो है उदाहरण दिया है। राजस्थान में इसी प्रकार की एक व्यवस्था थी जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा तमाम कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया था, लेकिन अब जो है सरकार के द्वारा उत्तराखंड में इस तरीके की कोई पहल नहीं की जा रही है। बकायदा कर्मचारियों के खिलाफ ही जो है SLP दाखिल हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों का अहित होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, और आपसे जानना चाहूंगी क्या जो ये मामला उठा है, अब इस पे सरगर्मियां बढ़ गई है, तेज हो गई है, और ऐसे में क्या कुछ सरकार की तरफ से कवायद की गई? क्या CM धामी ने इस पर कुछ विचार किया है? देखिए, विभागीय मंत्री ने जरूर कहा है कि जब जो है कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं तो बकायदा सरकार को भी अपना पक्ष रखना था। सरकार ने जब अपना पक्ष रखा तो जाहिर सी बात है कि महंगे वकीलों को भी जो सरकार रखती, क्योंकि सरकार जो नहीं चाहती कि कोई इस तरीके का केस वो हार जाए। 22,000 कर्मचारियों से जुड़ा मामला है और सरकार के पहले ही वित्तीय भार अधिक है। न तो सरकार से जो है उपनल कर्मचारियों की जो मांग है वो निगलते हुए बन रही है, ना उगलते हुए बन रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है घिरती भी दिखाई दे रही है। विपक्ष के जो तेवर तलके हैं, विपक्ष जो लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि उस समय जब जो चुनाव का दौर था तो कर्मचारियों को शगुफे छोड़े गए, तमाम कर्मचारियों के लिए घोषणाएं की गई, लेकिन घोषणा पूरी करने में सरकार जो है नाकाम साबित हुई है। लिहाजा अब जो है सरकार के सामने ये पक्ष जो है देखने में आ रहा है कि सरकार ने SLP दाखिल की, जिससे कहीं ना कहीं लाखों रुपए तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन उन कर्मचारियों का अहित होता हुआ भी उनको खुद दिखाई देने लगा है कि सरकार नहीं चाहती कि उन कर्मचारियों को नियमितीकरण हो, समान काम का समान वेतन मिल सके। जी सौरभ, विपक्ष भी इस पर जमकर सवाल खड़े कर रही है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रतिक्रिया दी जा रही है कि ये जो समान अधिकार, समान जो सैलरी की बात उठाई गई है जो उपनल कर्मचारियों की तरफ से, इस पर भी कड़े तौर पर तंज कसते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पे कहा सरकार जब जो चुनावी मोड में होती है तो सरकार की घोषणाएं कुछ अलग होती हैं। जब जो है सरकार चुनाव से हटती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के तेवर जो है बदले हुए दिखाई देते हैं। वही नतीजा जो इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वही हालात देखने को मिल रहे हैं। तमाम कर्मचारी जो इस समय सरकार के खिलाफ लामबंद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट से जो कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने के आदेश जारी हुए थे, जिसके बाद जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल किया, यानी सरकार अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में रख रही है, जिससे जो है कर्मचारियों को जिस वेतन पर भी फिलहाल काम कर रहे हैं उसी वेतन पर जो काम करते रहे। मैं आपको बता दूं कि लगभग जो 10 साल हो चुके हैं कर्मचारियों की अगर सैलरी की बात की जाए तो 12,000 से सिर्फ 15,000 हो सकी है, जिसको लेकर जो कर्मचारी खासे आक्रोशित है, नाराज है और सरकार के सामने अपना पक्ष भी रख रहे हैं कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, जिसको हाईकोर्ट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार की तरफ से अब इस पूरे मामले पर पुनर्विचार किए जा रहे हैं। जी
बिल्कुल सौरभ, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ होता है इस पर। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए सौरभ। वहीं देहरादून में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस लोकेंद्र बहुगुणा का हुआ तबादला। एसएसपी देहरादून ने किया तबादला। आपको बता दें कि आईएसबीटी चौकी से नेहरू कॉलोनी थाना में हुआ है उनका ट्रांसफर। आईएसबीटी में चौकी के सामने लग रहे जाम पर कार्रवाई हुई है। जाम का बढ़ना और चौकी के सामने होती अवैध पार्किंग पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आईएसबीटी चौकी प्रभारी लोकेंद्र बहुगुणा का तबादला हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे देहरादून से, जहां पर देहरादून में बड़े बदलाव किए गए हैं। आईएसबीटी चौकी प्रभारी का तबादला कर दिया गया है, साथ ही साथ उप निरीक्षक का भी तबादला कर दिया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में हो सकती है बर्फबारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें कि देहरादून में बड़े बदलाव किए गए हैं। देहरादून में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस लोकेंद्र बहुगुणा का तबादला हो गया है। एसएसपी ने इसके आदेश दिए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें आईएसबीटी चौकी से नेहरू कॉलोनी थाना में ट्रांसफर कर दिया गया है। आईएसबीटी में चौकी के सामने लग रहे जाम पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जाम का बढ़ना और चौकी के सामने होती अवैध पार्किंग पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें आईएसबीटी चौकी प्रभारी लोकेंद्र बहुगुणा का तबादला कर दिया गया है। वहीं देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। गढ़वाल मंडल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है और ऐसे में आज हल्की बारिश के साथ हो सकती है बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में हो सकती है बर्फबारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टिहरी में ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की आशंका बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आज हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका है और ऐसे में सुरक्षित जगहों पर सब चले जाए। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का अलर्ट दिया है। गढ़वाल मंडल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। आज हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बर्फबारी हो सकती है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।